विनोद गुप्ता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था अंजलि। विनोद जी अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे। अपनी कमाई की पाई पाई उन्होंने बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवाने में खर्च कर दी थी। आज अंजलि को देखने के लिए एक लड़का आने वाला था, इसलिए विनोद और उनकी पत्नी शांति तैयारी में लगे हुए थे। कुछ देर बाद, भाई साहब, लड़की तो आपकी हमें बहुत पसंद है, लेकिन पहले कुछ लेन देन की बात तय हो जाए तो बात आगे बढ़ाए। देखिए भाई साहब, अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप साफ साफ बता दो। हम भी ऐसे अंधेरे में रहकर रिश्ता नहीं करना चाहते। भाई साहब, वैसे तो हमारे तरुण को एक लंबी और गोरी लड़की की इच्छा थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने बेटे की पसंद के साथ भी समझौता करने को तैयार हैं। बस आप 10 लाख रुपए का इंतजाम करवा दीजिए। ऐसा मत समझिएगा कि ये रुपये हम अपने लिए मांग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इन रुपयों से तो हम आपकी ही बिटिया के लिए गहने, कपड़े और बाकी तमाम चीज़ लेने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये पैसा आप हमें नहीं, अपनी बेटी को दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये कि आपके बेटे ने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है और मेरी बेटी MA B.Ed है, स्कूल में पढ़ा रही है। आपके बेटे से ज्यादा नहीं तो उसके बराबर तो कमाई लेती है। अगर ये दहेज आप मेरी बेटी के छोटे कद या जैसा आपने कहा दबे रंग के कारण मांग रहे हैं तो माफ कीजिए, हमें नहीं लगता कि दहेज देकर हमें आपके बेटे से कोई बेमेल रिश्ता जोड़ना चाहिए। आप बिटिया में कमी भी निकाल रहे हैं और रिश्ता भी मांग रहे हैं। अरे भाई साहब, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप लड़की को कलेक्टर भी बना दीजिए, उसके बाद भी शादी में दहेज तो लड़की का बाप देगा ही। आपकी बेटी मेरे बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि शादी में दहेज हम दे आपकी बेटी को? सही बताए तो भाई साहब, हम दहेज लेने और देने दोनों के सख्त खिलाफ हैं। हमारा संबंध आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा। विनोद की बात सुनकर लड़के वाले वहां से लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद, अरे शांति, सब तैयारियां हो गई ना? लड़के वाले बस आते ही होंगे। सब तैयारी हो गई है अंजलि के पापा, लेकिन तैयारी करने से कहाँ कोई फायदा होता है। होना तो आज भी वही है जो आज तक होता रहा है। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? भगवान जब बेटी देता है तो उसका जोड़ा भी जरूर बनाकर भेजता है। और वैसे भी कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। माना कि हमें अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन देखना, हमें जल्द ही कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। थोड़ी देर हो गई होती ना तो मैं ऐसी बातें नहीं करती। पूरे 4 साल हो गए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब तो मैं गिनती भी भूल गई हूँ कि इस घर में आज तक कितने लड़के हमारी अंजलि को देखने आ चुके हैं। अब तो रिश्तेदार भी पूछने लगे हैं कि अंजलि 30 की उम्र छूने को तैयार है, हम लोग उसकी शादी कब करेंगे। तभी जुबान में ये बात भी सोसाइटी में उड़ गई है कि जरूर हमारी लड़की में कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से सब रिश्ते हाथ से निकलते जाते हैं। अब दुनिया को क्या बताए शांति कि कमी हमारी बिटिया में नहीं, हमारे गरीब होने में है। अरे मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाए या बेटियों की शादी के लिए दहेज जोड़े। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि बेटी की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी ना आने पाए, इसलिए जो भी कमाया सब इनके ऊपर ही खर्च कर दिया। लेकिन सच्चाई आज भी वही है शांति कि जो बाप अच्छा दहेज नहीं दे सकता, उसकी बेटी के गुण भी फीके पड़ जाते हैं। हमारी बिटिया से कम पढ़े लड़के भी आकर दहेज की बड़ी बड़ी मांग रखते हैं। तुम फिक्र मत करो, आज ये रिश्ता होकर रहेगा। मैंने कुछ सोचा है। कुछ देर बाद लड़के वाले अंजलि को देखने आते हैं। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद लड़के वाले अपने घर को लौट जाते हैं। आपको अपने मन की बात बताऊं, ये लड़का शेखर मुझे अपनी अंजलि के लिए बहुत पसंद आया है। पढ़ा लिखा भी है और नौकरी भी अच्छी करता है। घर वाले भी शरीफ लग रहे थे। अब कोशिश करिए ना कि हमारी अंजलि की बात यहाँ किसी तरह पक्की हो जाए। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी शांति, मुझे भी शेखर बहुत पसंद आया है। अगले दिन दोपहर के 2 बजे विनोद के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे भाई साहब, आप यहाँ? मैं भी अभी आपको फोन मिलाने के बारे में सोच रहा था। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब बस आप लोग शादी की तैयारी करिए। और हाँ, हम लोगों का विचार तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी बेटी को विदा करके हमारे यहाँ भेज दें। शेखर के पिता की बात सुनकर विनोद बाबू की खुशी का ठिकाना नहीं था। जी 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 जी, जैसा आप कहें। जल्द ही शेखर और अंजलि की सगाई का मुहूर्त निकलता है और दोनों की सगाई हो जाती है। सगाई के बाद अब शेखर और अंजलि में अक्सर ही फोन पर बातें होने लगती है।
आप ठीक कहते थे, ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। बेशक हमें अंजलि के लिए लड़का ढूंढने में 4 साल लगे, लेकिन बिल्कुल हीरे जैसा लड़का मिला है हमें हमारी अंजलि के लिए। और दोनों को एक साथ देखकर तो ऐसा लगता है ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाई है इनकी जोड़ी। शांति, रिश्ता तो हमने अपनी समझ से तय कर दिया, लेकिन कभी कभी मेरे मन में यही ख्याल आता है कि बिटिया को ये रिश्ता पसंद तो है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी खुशी के लिए उसने हाँ कर दिया हो। अरे नहीं जी, मैंने अंजलि की आंखों में देखा है, उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। अब तो दोनों घंटों फोन पर बातें भी करते हैं। शादी में 1 महीने का समय रह गया है। अब तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बस अच्छे से हो जाए सब। विनोद और शांति अपनी बेटी अंजलि की शादी की तैयारी में व्यस्त थे कि तभी अचानक एक दिन शेखर के पिता अरुण का फोन आता है। विनोद भाई साहब, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आप कहे तो हम आपके यहाँ आ जाए? जी भाई साहब, बिल्कुल आ जाइए, आप ही का घर है। जब आपका मन करे आप अधिकार से आ सकते हैं यहाँ। कुछ देर बाद अरुण अपने बड़े भाई साहब को लेकर विनोद के यहाँ पहुँच जाता है। अंजलि उस समय अपनी जॉब पर गई हुई थी और घर में सिर्फ विनोद और उसकी पत्नी शांति ही थे। भाई साहब, रिश्ता तो पक्का हो गया, लेकिन लेन देन की कोई बात तो इसने की ही नहीं। वो क्या है ना, मेरा छोटा भाई जरा संकोची स्वभाव का है। आज हमें पता चला तो हमने कहा चलो इसमें संकोच कैसा, रिश्तेदारी जोड़ रहा है तो बातें दोनों पक्ष के बीच साफ होनी चाहिए। जी भाई साहब, ठीक है आपने। देखिए भाई साहब, ऐसी कोई विशेष मांग तो है नहीं हमारी। अब अपनी बेटी की गृहस्थी के लिए जरूरी सामान तो हर बाप उसे देता ही है। जी, लेकिन आप अपने विचार थोड़े खुलकर बता देते तो हमें आसानी होती। भाई साहब देखिए, घर का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो आप देंगे ही, बस थोड़ा देख लीजिएगा कि टीवी 65 इंच से कम का ना हो, और वो लकड़ी का नहीं, एल शेप का सोफा आता है, वही बुक कर देना आप। अब शादी के बाद आपकी बेटी हमारे शेखर के साथ बेंगलुरु रहने जाएगी। बेटा तो हमारा पूरा दिन ऑफिस में रहता है, घर में रहेगा कौन? आपकी बेटी ही तो रहेगी, सही कहा ना। अब आजकल की लड़कियां कहाँ गर्मी में रह पाती है, तो उसके लिए एसी जरूर लगवा दीजिएगा। और हमारे बेटे को ना पिज्जा खाना बड़ा पसंद है, तो अवन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेना जिसमें पिज्जा वगैरह जरा बढ़िया से बन जाए। जी जी ठीक है, कोई समस्या नहीं, हम करवा देंगे। भाई साहब, हमें एक बात और कहनी थी। देखिए, हम चाहते हैं अपनी बहू को एक नई चमचमाती गाड़ी में ही अपने घर आते हुए देखे। देखिए, ख्वाहिश तो हर माँ बाप की होती है कि बेटे की शादी होगी, सारे अरमान पूरे करेंगे। वैसे सच बताऊं तो गाड़ी का मेरा बजट नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैं किसी तरह ये भी करवा दूंगा, बस अब बारात लाने की तैयारी करिए। अरुण के जाने के बाद ये क्या किया जी आपने? उनकी सारी डिमांड पर हाँ कर दिया। गाड़ी देने का हमारा तो कोई विचार नहीं था, अब अचानक से कहाँ से इतने पैसे आएंगे? देखो भाग्यवान, अब से पहले जितने रिश्ते हाथ से निकले ना, वो भी इसी वजह से निकले क्योंकि हम दहेज देने के सक्षम नहीं थे। अब तो सगाई भी हो चुकी है। अब एक और रिश्ता दहेज के लिए तोड़कर मैं अपनी बेटी का गुनहगार नहीं बनना चाहता। अरे, सारे समाज के सामने तमाशा बन जाएगा मेरी बिटिया का। तुम चिंता मत करो, मैं किसी तरह इंतजाम कर लूंगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि सगाई से पहले तो उन्होंने अपनी कोई डिमांड हमारे सामने नहीं रखी और अब अचानक से इनकी डिमांडें सामने आ रही है। अरे भाग्यवान, हम लड़की वाले हैं। लड़के वालों की 10 गलत बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है, तब जाकर बेटी का घर बसता है। अच्छा, अंजलि का स्कूल से लौटने का समय हो रहा है, तुम ये चिंता की लकीर अपने माथे से हटा दो और खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग जाओ। पैसे लेकर आने का काम मेरा है। 10 दिनों में शादी है। अपने दिमाग में बेकार की बातों को घर करने मत दो। और एक बात का खास ख्याल रखना, अंजलि के सामने ऐसी वैसी कोई बात ना होने पाए। तुम तो जानती हो हमारी बेटी कितने उसूलों वाली है। अगर उसे पता चला कि शेखर के पापा ने हमसे दहेज में गाड़ी और बाकी सामान मांगा है, तो कहीं वो शादी से इनकार ना कर दे। शांति और विनोद अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे अंजलि के सामने इस तरह की कोई बात ना करें। इधर विनोद बाबू दहेज की रकम इकट्ठा करने के लिए अपनी एड़ियां घिस रहे थे।
रात के 2 बज रहे हैं, आप अभी तक सोए नहीं? बाहर कितना ठंडा मौसम है और आप यहाँ आंगन में टहल रहे हैं। ऐसे चहलकदमी करने से आपकी परेशानियां सुलझने वाली नहीं है। चलिए अंदर चलिए। शांति, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ी के लिए रुपए पूरे नहीं हो पा रहे। मेरे पास आपकी समस्या का हल है, बस आप वादा करिए इनकार नहीं करेंगी। बेटे की शादी की जिम्मेदारी सिर्फ पिता की नहीं होती, माँ की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। आप यहीं बैठिए, मैं अभी आई। कुछ देर बाद शांति एक थैली में अपने गहने और कुछ रुपए लेकर वहां आती है। देखिए, मेरी तो अब इन गहनों को पहनने की उम्र नहीं रही। अगर ये गहने बिटिया के काम आ सके तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और ये कुछ पैसे हैं जो मैंने सालों से घर खर्च से बचाकर इकट्ठे किए थे। 1.5 लाख होंगे और इन जेवर से भी 3-4 लाख रुपए तो आराम से मिल जाएंगे। क्या बात कर रही हो शांति? तुम्हें कुछ दे नहीं सकता तो कम से कम तुमसे तुम्हारे गहने छीनने का तो अधिकार नहीं है मुझे। मैं ये गहने नहीं ले सकता। बेकार की बातें मत करिए अंजलि, हम दोनों की जिम्मेदारी है। इस समय आप सिर्फ उसकी शादी के बारे में सोचिए, बाकी बातें भूल जाइए। विनोद पत्नी के गहने बेचकर गाड़ी बुक करने जा रहा था कि रास्ते में ही अरुण का फोन उसके पास आता है। भाई साहब, एक बड़ी जरूरी बात आपको बतानी थी। अब गाड़ी दे तो रहे हैं, लेकिन जिसे चलानी है, गाड़ी होनी तो उसी की पसंद की चाहिए ना। आपकी कोई विशेष पसंद है तो बता दीजिए, मैं गाड़ी बुक करवाने के लिए ही निकला था। ओ भाई साहब, लड़का हमारा ना थोड़ा शर्मिला है, इसलिए अपना मन की बात आपसे कह नहीं पाया। दरअसल उसे टाटा सफारी गाड़ी पसंद है, और हाँ, काले रंग की ही बुक कीजिएगा। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? टाटा सफारी तो 16 लाख की गाड़ी है। मैं इतनी महंगी गाड़ी देने की हालत में नहीं हूँ। शादी में बस अब 6 दिन बाकी है। अब ऐसे अचानक इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? हमारी आपसे सिर्फ 4 पहिया गाड़ी की बात हुई थी। किसी तरह मैंने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया है। इससे बड़ी गाड़ी दे पाना फिलहाल मेरे बजट में बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई साहब, बच्चों की खुशी के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। बेटी के बाप अपना घर मकान तक गिरवी रख देते हैं, और आप अपने दामाद को उसकी पसंद की गाड़ी नहीं दिलवा सकते? अरे कौन सी मर्सिडीज मांग ली मेरे बेटे ने? टाटा की छोटी सी गाड़ी की डिमांड है। अब आप देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी बात के लिए बना बना रिश्ता बिखर जाए। सोचने के लिए भरपूर समय लीजिए और घर जाकर एक बार बहन जी से मधु की बात भी करवा दीजिए। अब जरा कपड़ों का लेन देन उन्हें समझा देंगी। समधी की बात सुनकर विनोद हक्का बक्का सा घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, आप तो गाड़ी बुक करने गए थे ना? कुछ बात हो गई क्या? पैसे कम रह गए क्या? भाग्यवान, अगर तुम सुनोगी ना तो तुम्हारे भी पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लड़के वालों ने 15 लाख की गाड़ी की डिमांड की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लाऊं इतने पैसे। तो आपको साफ साफ मना कर देना चाहिए था ना। रिश्ता जोड़ते समय उन लोगों ने देखा नहीं था कि हमारी हैसियत क्या है और क्या नहीं? मैंने साफ साफ उन्हें कह दिया कि हम इतना खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने सामने से रिश्ता तोड़ने की धमकी दे डाली। समझ में नहीं आ रहा भाग्यवान, शादी में बस 6 दिन बचे और लड़के वाले एक के बाद एक नई शर्त रखते ही जा रहे। हमारे लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। पता नहीं क्या होगा मेरी बच्ची का। कितनी मुश्किल से तो यहाँ रिश्ता जुड़ा था और अब यहाँ भी। ये समय रोने पिटने का नहीं है। मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। और आप भाई साहब ने कहा था कि एक बार तुम मधु बहन जी से बात कर लो, उन्हें कुछ बताना था तुम्हें। शांति अपनी समधन मधु को फोन लगाती है। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? वो जरा ना आपको ये बताना था कि शादी में हमारे यहाँ 60 लोगों के कपड़े आएंगे। इसके अलावा हमारे पूरे परिवार के लिए तो आपने कपड़े और गहने पहले ही ले लिए होंगे, है ना? अच्छा, एक बात का और ख्याल रखिएगा बहन जी, शेखर मेरा इकलौता बेटा है। कपड़े ऐसे दीजिएगा कि कल को कोई आकर हमें ताने ना मारे। हाँ ठीक है बहन जी, हम इंतजाम करवाते हैं। फोन रखने के बाद देख रहे हैं आप, कितना सीधा साधा परिवार समझा था हमने। उस समय तो चट मंगनी और पट ब्याह की बातें कर रहे थे, और अब हर गुजरते दिन के साथ उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। एक और नई डिमांड आ गई है उनकी तरफ से। कहती हैं 60 लोगों के कपड़े भिजवा दीजिए, और कपड़े सबके बढ़िया होने चाहिए, और अपने पूरे परिवार के लिए कपड़े और गहने अलग से मंगवाए हैं। लड़की वालों के हिसाब से शादी करने में तो हम बिक जाएंगे शांति। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अगर यही बात इन्होंने 2 महीने पहले कही होती ना, तो मुझे एक पल ना लगता रिश्ता तोड़ने में। लेकिन इन 2 महीनों में बिटिया का रिश्ता जुड़ गया है शेखर के साथ। उसके चेहरे की खुशी बताती है कि शेखर उसे पसंद है और वो मन ही मन उसे अपना चुकी है। अब इस मोड़ पर आकर शेखर के साथ रिश्ता तोड़ने जैसा पाप करना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। हमारे पास ले देकर अब ये मकान ही बचा है। आप इस मकान को बेचकर रुपये ले आइए। बेटी की शादी तो हमें करनी ही है। और बुढ़ापे में हम क्या सड़कों पर भीख मांगेंगे? कैसी बात करती हो तुम? हम कहीं किराए के मकान में रह लेंगे। आपकी दुकान तो है ही। हमारा क्या है, आज हम हैं कल नहीं। लेकिन बेटी का भविष्य तो सुधारना ही होगा ना। लेकिन इतनी जल्दी मकान का खरीदार भी नहीं मिलेगा। आप ना एक बार पड़ोस वाले गुप्ता जी से बात करके देखिए। वो कई बार इच्छा जता चुके हैं हमारे मकान को खरीदने की। शांति की बात सुनकर विनोद बाबू पड़ोस वाले गुप्ता जी के यहाँ पहुँचते हैं और सारी व्यथा विस्तार पूर्वक उन्हें सुनाने लगते हैं। गुप्ता जी और विनोद बाबू की बातें गुप्ता जी की बेटी परिधि भी सुन लेती है और गुस्से में अंजलि के पास जाती है। शादी के बाद लड़कियां बदल जाती है ऐसा मैंने सुना था अंजलि, लेकिन तू तो शादी से पहले ही बदल गई। तुझे अपने मम्मी पापा की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही या तू देखना ही नहीं चाहती? ये सब क्या बोल रही है तू? साफ साफ बता। तेरे ससुराल वालों ने 15 लाख की गाड़ी, गहने और भी न जाने क्या क्या डिमांड रखी है तुम्हारी शादी के लिए, और इसी कारण तुम्हारे पापा अपना मकान मेरे पापा को बेच रहे हैं। क्या कह रही तू? मैं ये नहीं होने दूंगी। कुछ देर में शेखर अपने मम्मी पापा के साथ अंजलि के घर पहुंच जाता है। अंजलि, मैंने सोचा है कि शादी के बाद हम लोग हनीमून पर मालदीव चलेंगे। उसका लगभग 2 लाख का खर्च आएगा। अंकल, 50,000 तो मैं खर्च कर दूंगा, बस आप 1.5 लाख दे देना। अगर मालदीव जाने की औकात नहीं है तो किसने कहा है मालदीव ही जाओ? अरे जाकर जुहू चौपाटी पर भी तो समंदर देख सकती हो। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? अभी के अभी माफी मांगो, नहीं तो हमें रिश्ता तोड़ने में एक पल नहीं लगेगा। अरे अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? अब तो पूरे 2 लाख आप ही देंगे, नहीं तो अभी के अभी हम लोग ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। अबे भिखारी, तू क्या रिश्ता तोड़ेगा? रिश्ता मैं तोड़ती हूँ तुझसे। अगर मुझे पता होता ना कि शराफत का नकाब पहने लुटेरे हो तुम लोग, तो मैं 10 मिनट भी अपने घर में बैठने ना देती। गाड़ी में बैठने का शौक तब पालना जब खरीदने की औकात हो। जितना सामान आप अपने जीवन भर की कमाई से नहीं खरीद सकते, चाहते हैं कि एक पल में मेरे पापा आपको खरीद कर दे दे। आपका बेटा ना हुआ ब्लैंक चेक हो गया। शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं आप लोगों में? मेरे पापा कह कहकर थके कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है। एक के बाद दूसरी डिमांड, दूसरी के बाद तीसरी डिमांड, और आज फिर चले आए बेशर्मों की तरह यहाँ 2 लाख मांगने। अरे थू है आप जैसे लोगों पर। 2 मिनट के अंदर यहाँ से दफा हो जाइए, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। अंजलि की बात सुनकर शेखर और उसके पापा बेइज्जत होकर वहां से चले जाते हैं। पापा, इन भेड़ियों से मेरा ब्याह कराने से अच्छा है कि आप यही मेरा गला दबाकर मार डालिए, क्योंकि इनकी भूख कभी खत्म नहीं होने वाली। एक गांव में जयसी नाम के एक जमींदार रहते थे, जिनके 5 बेटे और 1 बेटी थी। इकलौती बेटी होने के कारण उसे सबसे ज्यादा दुलार भी मिलता था। जमींदार की बेटी ज्योति अपने पिता के इस दुलार की वजह से जिद्दी, गुस्सैल और आलसी हो गई थी। एक दिन जमींदार की पत्नी सुधा ने उनसे कहा, अजी, बेटी तो पराया धन होती है, तुम इसे इतना सिर ना चढ़ाओ, शादी के बाद कैसे निभाएगी। तब जमींदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसके ससुराल कहीं ना कर भिजवा दूंगा। गांव में सभी ज्योति के आलस और गुस्सैल स्वभाव को जानते थे, इसलिए कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। समय गुजरता जा रहा था। एक दिन जमींदार ने गांव के सबसे होनहार लड़के रवि को बुलाया और कहा, देखो वीर, तुम्हारे पिता भोला राम ने मुझसे जो कर्ज लिया है, तुम उसे आज तक चुका रहे हो। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हारा वो सारा कर्जा माफ कर दूंगा, और यही मेरी शर्त भी है। मजबूरन रवि को इस शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी और दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी ससुराल में भी ज्योति का व्यवहार नहीं बदला। अब तो वो पति के साथ ससुर को भी फटकार लगा देती थी
और कोई उससे जमींदार की डर की वजह से कुछ नहीं कह पाता था। लेकिन अब रवि से ज्योति की ये हरकतें देखी नहीं जा रही थी। उसने ज्योति को सबक सिखाने का एक उपाय निकाला। एक दिन ज्योति जब सोकर उठी तो उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। ज्योति ने कहा, अरे सबको सांप सूंघ गया है क्या? मुझे जोरों की भूख लगी है, कोई खाना लाओ। ज्योति, आज खाना तुम्हें बनाना है। ज्योति रुआंसी होकर कहने लगी, ना बाबा ना, इस कड़ाके की ठंड में मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा। हाँ अच्छा ठीक है, खाना मैं बना लूंगा, बस रसोई में तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना। अब रवि की बात मानने के अलावा ज्योति के पास कोई चारा नहीं था। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। रवि खाना खाने के बाद कहता है, ज्योति, मैं खेत पर जा रहा हूँ काम करने, तुम घर में चौकस रहना। हाँ? चौकस? वो क्यों? तुम्हें ये बात नहीं पता, लेकिन दिन में प्रेत यहाँ से गुजरते हैं और जो भी उनकी तरफ देखता है वो उसे नोच डालते हैं। ज्योति डर गई। नहीं नहीं, तब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ खेत चलोगी? मैं इस ठंड में बाहर नहीं जा सकती। लेकिन एक बात तो बताओ, ये प्रेत तुम्हारे सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने भी आते हैं, पर जो उनकी तरफ देखता है या उनसे आंख मिलाता है, प्रेत उसी पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए तो हम अपने दिन भर के काम में इतना व्यस्त रहते हैं ताकि उनकी तरफ देखने का समय ना मिले। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रवि खेतों की ओर चल दिया। घर में खाली बैठी ज्योति को अब ये सोचकर डर लगने लगा। उसने सोचा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ अकेले मुझे काम करते रहना चाहिए ताकि मेरा भी ध्यान प्रेत पर न जाए। अब बिना माँ के काम करना ज्योति की मजबूरी बन गई थी। वो डर से खाली भी नहीं बैठ सकती थी। उसने मन में सोचा, रवि के आने से पहले क्यों ना खाना ही बना लूं। उस रात को खाना ज्योति ने बनाया। रवि जब घर आया तो देखा पूरा घर साफ होने के साथ साथ रात का खाना भी बन गया है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। ज्योति ने कहा, आज प्रेत नहीं आए जी, मैं पूरा दिन काम में ही जुटी रही। हाँ, तभी शायद वो बगल से निकल गए होंगे। इसके बाद अब रोज ज्योति डर के मारे काम करने लगी और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। 2 महीने निकल गए और एक दिन जमींदार अपनी पत्नी के संग अपनी बेटी ज्योति से मिलने आए। ज्योति को देख वो दंग रह गए। वो तो भाग भाग कर घर का सारा काम कर रही थी। उसके शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं था। माता पिता को देखकर ज्योति उनके गले से लिपट गई और बोली, पिताजी, यहाँ खाली मत बैठिए। माँ, आप भी ना यहाँ जल्दी से कुछ काम करिए, नहीं तो प्रेत आप दोनों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जमींदार को बेटी की बात माननी पड़ी और वो आंगन में रखे भूसे को घर में रखने लगे। शाम को जब रवि और उसके पिता खेत से लौटे तो दोनों अचंभित खड़े देखते रह गए। किसान ने जमींदार से क्षमा मांगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा रवि, ये कैसा प्रेत, किस प्रेत की बात कर रही है ये? रवि ने जमींदार से सारी बातें बताई। पिताजी, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैंने ज्योति के आलस को दूर करने के लिए ये प्रेत वाला झूठ बोला था और भोली भाली ज्योति प्रेत वाली बात को सच मानकर खाली बैठने से डरने लगी और काम करने लग गई। अब देखिए ना, आपकी बेटी कितनी मेहनती और समझदार हो गई है। रवि की समझदारी और चालाकी से ज्योति के माता पिता बहुत खुश थे और सभी प्रेत वाली बात पर हंसने लगे। कंचन के बेटे ऋषि की शादी कहीं नहीं हो रही थी। एक तो ऋषि मोटा, ऊपर से कमाई भी कोई खास नहीं, लेकिन कंचन को तो शौक था मॉडर्न बहू लाने का और उसे एक दिन ऐसी लड़की मिल भी जाती है। हमें तो आपका ऋषि बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मेरी बेटी के शौक थोड़े से अलग है बहन जी। अरे बहन, हमें सब पसंद है। आपकी प्रियंका जैसी लड़की की तलाश मुझे कब से थी। जींस पहनकर अंग्रेजी में गिटर पिटर बोला करे। अरे बहन, जरा सुन तो लो, मेरी बेटी के शौक क्या क्या है। अरे नहीं नहीं बहन, बस लड़की को देख लिया तो सब कुछ देख लिया।
आप ना शादी की तैयारी करो, और वो जरा सामान की लिस्ट भी दी है ना मैंने। हाँ बहन जी, सारा सामान शादी से एक दिन पहले ही आपके दरवाजे आ जाएगा। मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो बस आप शादी की तैयारी करो। प्रियंका के माता पिता के जाने के बाद कंचन का पति उससे कहता है, अरे भाग्यवान, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी दिखा रही थी शादी की। अरे बोलने तो देती, लड़की की माँ क्या बोलना चाह रही थी। अरे आप चुप रहिए जी, कुछ पता भी है आपको, बस मुफ्त में बोले जा रहे हैं। मेरी दोस्त शशि की बहू देखी, लंबी पतली और पढ़ी लिखी, हजारों में कमाई और संस्कारी भी। अरे पर जब वो मेरी बहू देखेगी तो जल भुन जाएगी। लेकिन तुम तो शादी ऋषि के लिए कर रही हो ना, या शशि के लिए? तुम्हारा लड़का कुछ कमाता भी नहीं है और शरीर भी भगवान की दुआ से फूलता ही जा रहा है। फिर बोले आप हैं? फिर बोले आप? मैंने कहा ना, प्रियंका जैसी जींस पहनकर अंग्रेजी झाड़ने वाली बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। चुप रहिए आप। पति के लाख कहने पर भी कंचन ऋषि की शादी प्रियंका से करवा देती है। लेकिन प्रियंका जैसे ही घर में आती है वैसे ही जोर जोर से चिल्लाकर नाचने लगती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, अरे नाचो मां नाचो। आज मेरे यार की शादी है। कंचन, उसका पति और ऋषि ये देखकर हैरान रह जाते हैं। लग रहा है बहू को शादी की बड़ी खुशी है। हाँ हाँ, बहू क्यों नहीं, हम भी नाचेंगे। अरे नाचो नाचो जी, मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलो नाचो, बहू कह रही है। कंचन ये कहकर प्रियंका के साथ नाचने लगती है। ऋषि और उसके पिता वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कंचन अपनी सहेलियों को प्रियंका से मिलवाने के लिए घर बुलाती है, जहाँ शशि भी आती है। अरे शशि, कैसी हो? मैं ना तुम्हें प्रियंका से मिलवाती हूँ। अरे सच में बहुत ही एडवांस सोच की लड़की है, कितने मॉडर्न ख्यालात है उसके, पता है तुम्हें? अरे हाँ कंचन, जरूर, बच्चों की शादी अच्छी ही होनी चाहिए। और वैसे भी तुझे तो शुरू से ही ऊंचे ख्याल की बहू चाहिए थी। तभी कंचन की सहेली कहती है, अरे कंचन बुलाओ ना प्रियंका को, हम भी मिल ले। अरे बहू प्रियंका, जरा बाहर तो आना। कई बार आवाज देने के बाद भी प्रियंका बाहर नहीं आती है तो कंचन को बुरा लग जाता है। वो उसे लेकर बाहर आती है, लेकिन ये क्या, प्रियंका लड़खड़ाती हुई बाहर आती है और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है। हालांकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ये हमारी किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कंचन की बहू प्रियंका पूरे नशे में होती है। अरे इतने सारे लोग। ये कहकर वो शशि के पास जाती है। आंटी जी, पत्ते खेलेंगी, पत्ते। अरे दूर हो, दूर हो, तुम्हारे मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। अरे कंचन, माना तुम्हें मॉडर्न बहू चाहिए, लेकिन आधुनिकता का मतलब ये तो नहीं ना। बुरा ना मानना कंचन, तुम्हें पता था कि तुम्हारे बेटे की कमाई और शरीर दोनों ही ठीक नहीं है, तो तुम्हें उसी हिसाब की लड़की से शादी करवानी चाहिए थी। ऐसा कहकर सभी औरतें वहां से चली जाती है। तभी प्रियंका की माँ कंचन के घर आती है। अरे बहन जी, बड़ी चालाक निकली आप तो। बिना बताए अपनी पियक्कड़ बेटी मेरे लायक बेटे के गले में बांध दी। आय हाय, बड़ी आई बिना बताए। उस दिन जब मैं ये बात बता रही थी तो तुम तो सुनने को भी तैयार नहीं थी, अब भुगतो तुम। ये कहकर वो वहां से वापस चली जाती है। सबके जाने के बाद कंचन अपना सर पकड़ लेती है। हाय रे, आधुनिकता की अंधी दौड़ में मैं अपनी संस्कृति ही भूल बैठी थी। अब तो राम ही बचाए मुझे। रमा अपने बेटे चंदन के साथ चतरपुर गांव में रहती थी। चंदन एक खूबसूरत नौजवान था। गांव की सारी लड़कियां उसे बहुत पसंद करती थी। एक दिन चंदन पर शिवानी की नजर पड़ी और उसे चंदन से पहली नजर में ही प्यार हो गया।
चंदन को भी शिवानी बहुत पसंद आई। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। शिवानी की एक सच्चाई ये भी थी कि वो एक इच्छाधारी नागिन थी। रमा को चंदन की ये बात पसंद नहीं आई कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, इसलिए रमा शिवानी को पसंद नहीं करती थी। बहू, मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो घर का सारा काम संभाल लेगी ना? जी सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से सत्संग में जाइए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। हाँ तो ठीक है, सारे काम निपटा लेना, बर्तन धो देना, कपड़े भी पड़े हैं वो भी सुखा देना, और घर में फिनाइल वाले पोछे से सफाई भी कर देना। और ये देख, ये बाजार से सामान की लिस्ट लिखी है, उसे भी ले आना। हाय, शिवानी मन ही मन बोलती है, इतना सारा काम, बाप रे, बहुओं को क्या ये सारे काम करने पड़ते हैं। रमा सत्संग के लिए चली जाती है। शिवानी झाड़ू लेकर आती है और फिर सोचने लगती है, अब जब बहू बनी हूं तो इंसानों की तरह ही मुझे सारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। पहले मार्केट जाकर सामान ले आती हूं, फिर घर का काम कर लूंगी। शिवानी इच्छाधारी नागिन होने के बावजूद भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करते हुए घर का सारा काम खुद ही करने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसे बहुत थकान महसूस होती है। उफ़ो, एक बहू को इतना सारा काम करना पड़ता है, इसका पता होता तो कभी शादी ही नहीं करती। बाप रे। घर के काम करते करते उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। शाम को जब उसकी सास के आने का वक्त हो जाता है, दरवाजे की घंटी बजती है और शिवानी की नींद टूट जाती है। ओह, मम्मी जी तो आ भी गई और अभी तो आधा काम पड़ा हुआ है। मैं सासू माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? ओफो, क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। शिवानी घर का सारा काम अपनी जादुई शक्तियों से खत्म कर लेती है और फिर दरवाजा खोलती है। अरे बहू, तुझे इतना वक्त क्यों लगा दरवाजा खोलने में? माफ कीजिएगा सासू माँ, मैं सो गई थी। ओह, तो तू सो रही थी, फिर जो काम मैंने तुझे दिए थे वो तो हुए नहीं होंगे। सब कहने की बातें होती है। रमा घर में आती है और देखती है कि सारे काम हो चुके हैं। वो एकदम चौंक जाती है। अरे, इसने तो सारे काम कर दिए, वो भी इतने अच्छे से। ये इंसान के भेस में कोई चुड़ैल तो नहीं है? अब क्या हुआ सासू माँ, आप क्या सोचने लग गई? अब कुछ नहीं। चलिए खाना खा लेते हैं। अगले दिन शिवानी रसोई में काम कर रही होती है, तभी वहां उसकी सास आ जाती है। बहू, आज ना मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, तुम कुछ अच्छा सा बना देना उनके लिए खाने में। अब जी मम्मी जी। रमा के जाने के बाद शिवानी अपनी जादुई शक्ति से सारा काम कर देती है। शाम को रमा की सारी सहेलियां आती हैं। अरे रमा, अपनी बहू से तो मिलवा। रमा शिवानी को बुलाती है। शिवानी बहुत ही सुंदर थी। रमा की सारी सहेलियां उसे देखकर चौंक जाती हैं। अरे रमा, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है, अपने बेटे के लिए चुनकर बहू ढूंढी है तूने। ये लीजिए, आप ये कचौड़ी खाइए। रमा की सभी सहेलियां खाना खाती हैं और उन्हें खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह भाई वाह, रमा मान गए तुम्हारी बहू को, कितना अच्छा खाना बना लेती है। उस दिन पूनम की रात होती है और शिवानी घर के कामों में इतनी उलझी रहती है कि उसे याद ही नहीं रहता कि हर पूनम की रात को वो अपने असली रूप में आ जाएगी। वो रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसका असली रूप सामने आने लगता है। शिवानी ये देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि आज पूनम की रात है। बाहर तो सासू माँ और उनकी सहेलियां आई हुई हैं। अब मैं क्या करूं? क्या शिवानी का राज सबके सामने खुल जाएगा? जानने के लिए देखिए इच्छाधारी बहू पार्ट 2।